हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एस राजवीर। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, कहाँ से क्या कैसे क्वेश्चंस आए, इस पर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको बीपीएससी के लिए कोर्स ज्वाइन करना हो तो लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बीपीएससी का या कोई भी कोर्स मतलब यूजीसी नेट, सेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, है ना, बीपीएससी, एलटी ग्रेड, बहुत सारे कोर्सेज लिटरेचर लवर्स ऐप पर अवेलेबल हैं। और इस समय हमारा ऑफर भी है, फ्रीडम ऑफर, जो 18 तक चलने वाला है। तो डेफिनेटली आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड करके कोड फ्रीडम को यूज कीजिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कोर्स भी ले सकते हैं। बाकी मैं इस पेपर को सॉल्व करवाता हूं, आपको जैसा भी लगे प्लीज लास्ट में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना, ऑनेस्ट फीडबैक, जैसा भी आपको समझ में आए वैसी चीजें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और चीज यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, इससे ये मतलब नहीं है कि अगर ये 6 to 8 है तो 9, 10 में नहीं आएगा या किसी अदर एग्जाम में नहीं आएगा। हर एक एग्जाम के कैंडिडेट को ऐसे वीडियोस देखने चाहिए जो प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये भी पता चलता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न है और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑथर क्रिएटेड द लाइन एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन। विच ऑथर क्रिएटेड द लाइन एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन। देखो, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी एस्पिरेंट हो, उसके लिए दिक्कत करेगा ये। इसका आंसर है अर्थर कॉनन डायल, है ना, आंसर है अर्थर कॉनन डायल। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न किसी भी एग्जाम में होगा, क्योंकि देखिए ये रैंडम लाइन है, कहो अगाथा क्रिस्टी से पूछ लेते, एडगर एलन पो से पूछ लेते हैं ना, तो ये रैंडम लाइंस जो होती है ये थोड़ी प्रॉब्लमैटिक होती हैं। हाँ, अगर मतलब कुछ डिफाइंड लाइन आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल करके मैं दिखाने वाला हूं। तो राइट आंसर है इसके लिए अर्थर कॉनन डायल। अर्थर जो कॉनन डायल हैं, इन्होंने सरलॉक होम सीरीज लिखी हुई है। सरलॉक होम एक ऐसा कैरेक्टर है जो डिटेक्टिव टाइप का कैरेक्टर है, जो इनके वर्क्स में आपको बार बार देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बार बार आपको सरलॉक होम जो है देखने को मिल जाता है। दूसरे वाले प्रश्न को देखेंगे, फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन फ्रेज डार्कनेस विजिबल इज। तो डार्कनेस विजिबल मतलब डार्कनेस तो अंधेरा और विजिबल मतलब दिखाई दे। तो देखो अंधेरे में नहीं दिखाई देता कुछ, है ना, ये बात विरोधाभासी है, तो इसमें मेटाफर ये नहीं होगा, सिमिली ये भी नहीं होगा, ऑक्सीमोरन ये है, ऑक्सीमोरन राइट आंसर है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये है फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बारे में मतलब फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आप लिटरेरी टर्म्स में पढ़ते हैं, और लिटरेरी टर्म्स की बेस्ट बुक है जिसका नाम है ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एमएच अब्राम्स, और उस बुक को हम तो कोर्सेज में पढ़ाते ही हैं। तो ऑक्सीमोरन राइट आंसर है। सिमिली में एज, लाइक या सो यूज करके जो है कंपैरिजन किया जाता है, और मेटाफर जो होता है इसमें एज, लाइक, सो तो नहीं यूज किया जाता, लेकिन कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, यस। तो राइट आंसर यहां पर है इसका ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट वन देखिएगा, विच विक्टोरियन पोएट रोट द ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड्रिया डेल सार्टो एंड फ्रा लिप्पो लिप्पी। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ते ही हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक फेज है विक्टोरियन एरा, है ना, रेनेसा, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक और विक्टोरियन एज। तो ये क्वेश्चन हुआ विक्टोरियन एज से। ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर जो है किसे मानते हैं, तो वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर माना जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि विक्टोरियन टाइम पीरियड की या किसी और पीरियड के किसी अदर राइटर ने ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं लिखे, लिखे हैं, लेकिन मास्टर हम लोग इन्हीं को मानते हैं, है ना। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग राइट आंसर, तो इसका रॉबर्ट ब्राउनिंग ये है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है विक्टोरियन पोएट, मेजर पोएट है, रिप्रेजेंटेटिव पोएट है विक्टोरियन पीरियड के।
और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ का नाम है। इन्होंने, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग भी मतलब एक पोएट ही थी और दोनों को प्यार हो गया था, रॉबर्ट ब्राउनिंग एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को। दोनों ने भाग करके शादी करी थी और एक बहुत सक्सेसफुल मैरिज रही, लेकिन फिर बाद में लेटर ऑन एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ काफ़ी पहले हो गई। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कई सारी पोएम्स भी लिखी हैं। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की एक फेमस पोएम हाउ डू आई लव दी, ये बड़ी फेमस पोएम है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जैसे लास्ट डचेस, लास्ट राइड टुगेदर, फ्रा लिप्पो लिप्पी, एंड्रिया डेल सैरटो, पिप्पा पासेस, है ना। तो ये कई सारी पोएम्स हैं जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की फेमस रही हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक सिंगल स्पीकर होगा, साइलेंट लिसनर होगा, पोएम की ओपनिंग एब्रप्ट होगी और जो स्पीकर होगा, स्पीकर के थ्रू हमें पता चलेगा कि कोई लिसनर मौजूद है, उसके बारे में हमें पता चलता है। बाकी ड्रामेटिक मोनोलॉग लिटरेरी टर्म है, तो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स वाली क्लास में हम लोग पूरा करते हैं इसे, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? विलियम गोल्डिंग, थॉमस हार्डी, मार्गरेट एटवुड या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये कॉमन मतलब दो ऑप्शन है आपके लिए। विलियम गोल्डिंग, तो देखो यहां पर ये जो नॉवेल है विलियम गोल्डिंग का ही है, ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ये किस तरह का नॉवेल है? तो ये एक डिस्टोपियन नॉवेल है। जैसे जो टाइप्स ऑफ नॉवेल होते हैं टाइप्स ऑफ फिक्शन में, तो यूटोपियन नॉवेल, डिस्टोपियन नॉवेल, रीजनल नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, पिकरेस्क नॉवेल, एपिस्टलरी नॉवेल, इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ नॉवेल। मेरी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसी चैनल पर, उस प्लेलिस्ट का नाम है बेसिक्स ऑफ लिटरेचर। वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, अगर आप उसे देखेंगे तो बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो ये एक डिस्टोपियन नॉवेल है, विलियम गोल्डिंग ने इसे लिखा था और विलियम गोल्डिंग का पहला सक्सेसफुल नॉवेल था। और विलियम गोल्डिंग के ही एक नॉवेल का नाम है, अभी आपने पीछे देखा ना, एक फिगर ऑफ स्पीच पर क्वेश्चन था, डार्कनेस विजिबल। तो डार्कनेस विजिबल, जो डार्कनेस विजिबल है ना, तो ये एक नॉवेल का भी नाम है जिसे लिखा है विलियम गोल्डिंग ने। और ये जो फ्रेज है ये आपको पैराडाइज लॉस्ट से मिलता है, और पैराडाइज लॉस्ट किसका वर्क है? जॉन मिल्टन का। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो कनेक्शन में आप सीख रहे हैं। और विलियम गोल्डिंग को नोबेल प्राइज भी मिला था। मेरा प्रश्न आपसे यही है कि प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि विलियम गोल्डिंग को नोबेल प्राइज कब मिला, है ना। डार्कनेस विजिबल ये एक फ्रेज भी हो गया, इसमें ऑक्सीमोरन है। ये फ्रेज पैराडाइज लॉस्ट से आता है और इसी टाइटल का एक नॉवेल है विलियम गोल्डिंग का, बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज डिस्टोपियन नॉवेल है, ठीक है। थॉमस हार्डी जो है ये रीजनल नॉवलिस्ट है। रीजनल नॉवलिस्ट का मतलब होता है जो किसी स्पेसिफिक रीजन के बारे में लिखता है। जैसे रीजनल नॉवेल में इंडिया के एक राइटर हैं आर.के. नारायण, और थॉमस हार्डी जैसे आर.के. नारायण मालगुडी के बारे में लिखते हैं, थॉमस हार्डी वेसेक्स के बारे में लिखते हैं। इसी तरह से मार्क ट्वेन नाम के एक राइटर हैं, अमेरिकन हैं, तो वो लिखते हैं जो है मिसिसिपी लाइफ के बारे में। विलियम फॉकनर नाम के एक अमेरिकन राइटर हैं, वो भी एक रीजनल नॉवलिस्ट हैं, वो योकना पैटफा के बारे में लिखते हैं। तो जो है ये रीजनल नॉवेल होते हैं ना, स्पेसिफिक रीजन के बारे में लिखते हैं। मार्गरेट एटवुड ये एक मॉडर्न टाइम पीरियड की और पोस्ट मॉडर्न की राइटर हैं। इन्होंने भी कई सारे नॉवेल लिखे हैं। डिस्टोपियन नॉवेल इनके काफी फेमस रहे हैं, एनटीए में कई बार इन्हें पूछा भी गया है। अगले वाले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, ऊपर आना पड़ेगा हमें यहां से। चलिए तो ऊपर आ जाते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला प्रश्न, तो ये लीजिए अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द सूडो नेम ऑफ चार्ल्स डिकेंस? तो देखो ये सूडो नेम भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सूडो नेम का मतलब ही होता है फेक नेम, या एक ऐसा नेम की जो राइटिंग के लिए ले लिया जाता है। एलिया ये नहीं है, क्योंकि ये एलिया जो सूडो नेम है ये चार्ल्स लैम्ब का है, जिन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। बॉज यही चार्ल्स डिकेंस का सूडो नेम है, तो यहां पर डिकेंस आप लिख सकते हैं। क्यूरर बेल, तो एक्चुअली में आपने ब्रॉन्टे सिस्टर्स के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जिन्हें
स्टॉर्मी सिस्टर्स भी कहते हैं, उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। जो ब्रॉन्टे सिस्टर हैं वो 3 लोग हैं, है ना, और एमिली ब्रॉन्टे, सरलॉट ब्रॉन्टे और एन ब्रॉन्टे, और तीनों ब्रॉन्टे सिस्टर्स के पेन नेम है। पेन नेम या सूडो नेम इसलिए लिए जाते थे क्योंकि पहले के टाइम पीरियड में वुमेन्स की राइटिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो वुमेन जो होती थी वो राइटिंग तो करती थी लेकिन एक मेल नेम लेकर के लिखती थी वो। तो जो ये क्यूरर बेल है, मैंने आपको बताया ब्रॉन्टे सिस्टर्स, सरलॉट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे। अब जैसे जो तीनों सिस्टर्स हैं, तो क्यूरर बेल की हम बात कर रहे हैं, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्यूरर बेल की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो क्यूरर बेल है सरलॉट ब्रॉन्टे, सी से शुरू होता है ना, एमिली ब्रॉन्टे एलिस बेल, है ना, और फिर हैं एन ब्रॉन्टे तो एक्टन बेल, है ना। तीनों सिस्टर्स के अलग अलग नाम हैं। जैसे आप क्यूरर बेल, तो जो क्यूरर बेल हो गया सरलॉट ब्रॉन्टे का है, एन ब्रॉन्टे का एक्टन बेल, और एमिली ब्रॉन्टे का एलिस बेल, तीनों के अलग अलग नाम हैं। इसी तरह से सूडोनेम अगर आप देखें, तो जैसे आप सूडोनेम में देखते हो जॉर्ज एलियट, मैरी एनी वॉन्स उनका नाम है, जॉर्ज एलियट उनका सूडोनेम है। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे एक साकी सूडोनेम है, किसका है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। और इसके अलावा जैसे जॉर्ज ऑरवेल हैं, उनका भी शायद कोई सूडोनेम है, अगर है तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो सूडोनेम भी मतलब आपको ध्यान कर लेने चाहिए, कुछ लिमिटेड सूडोनेम है उतने याद, जैसे सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस मार्क ट्वेन का है ना। ये सारी बातें नोट कर लेना चाहिए आपको कॉपी में, आगे एग्जाम में काम आने वाली हैं। विच क्रिटिक डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन फैंसी, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी? तो कॉलरिज है, वर्ड्सवर्थ है, कीट्स है, ये ऑप्शन है आपके। अच्छा देखो, यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीपीएससी वालों को 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, मोर देन 1 और नन ऑफ दी अबव। ये बहुत कम क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं, है ना। तो कॉलरिज जो थे, तो कॉलरिज राइट आंसर है। कॉलरिज ने एक वर्क लिखा है, इनके वर्क का नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया इनके वर्क का नाम है। ये वर्क आया था 1817 में, और कॉलरिज ने इसी वर्क में प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात करी है ना। प्राइमरी इमेजिनेशन इसे कहा है कि ये सबके पास होती है, सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है ये आर्टिस्टिक क्वालिटी है, और जो फैंसी है तो वो तो एक कॉमन परसेप्शन है जो सबके पास वो भी नजर आता है ना। यस, तो गाइज विलियम वर्ड्सवर्थ, जैसे यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ तो आपके लिरिकल बैलेड वगैरह के लिए बहुत ही फेमस है। टिंटर ने भी जैसी पोएम्स लिखी, कीट्स ने जैसे ला बेल डेमसन्स मर्सी लिखी। निगेटिव कैपेबिलिटी इनका एक टर्म है, इगोटिस्टिकल सबलाइम एक टर्म दिया था। तो ये वो चीजें हैं जो अदर राइटर्स के साथ एसोसिएटेड हैं। हु रोट द नॉवेल सन्स एंड लवर्स? अब जैसे ये जो क्वेश्चन था ये रोमांटिक पीरियड से, ये जो अगला प्रश्न है सन्स एंड लवर्स, ये मॉडर्न टाइम पीरियड से है। तो इसको लिखा किसने सन्स एंड लवर्स को? सिगमंड फ्रायड, वर्जीनिया वुल्फ, डीएच लॉरेंस? देखिए आंसर है इसका डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस ने कई सारे जो है नॉवल लिखे हैं जिनमें ह्यूमन रिलेशनशिप, खास करके फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर किया डीएच लॉरेंस ने। डीएच लॉरेंस के नॉवल में जैसे हो गया आपका सन्स एंड लवर्स है, सन्स एंड लवर्स के अलावा लेडी चैटलीज लवर है, रैनबो है, वुमेन इन लव है, कंगारू नाम का वर्क है, प्लूम्ड सरपेंट नाम का वर्क है। इसके अलावा पोएम्स भी लिखी हैं, लेकिन एज अ नॉवलिस्ट बड़े फेमस रहे। वर्जीनिया वुल्फ के कई सारे नॉवल हैं जिनमें से टू द लाइट हाउस है, ओरलैंडो है, एक इनका ए से बड़ा फेमस रहा है द रूम ऑफ वन सॉन। और वर्जीनिया वुल्फ जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस राइटिंग के लिए बड़े अच्छे से जानी जाती हैं। अपने नॉवल में इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस राइटिंग करी है और फेमिनिस्ट राइटिंग के लिए भी जानी जाती है। सिगमंड फ्रायड ये वो हैं जिन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क लिखा था, नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। और ये जो वर्क था, इस वर्क के थ्रू फ्रायड ने ड्रीम्स को इंटरप्रेट किया था। और यही वो इंसान है सिगमंड फ्रायड जिन्होंने हैमलेट के बारे में कमेंट दिया था,
दैट हैमलेट वाज सफरिंग फ्रॉम इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये कई सारी चीजें हैं जो मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में बता दिया। इन विच 18th सेंचुरी नॉवल डू वी फाइंड याहूज? हमें किस 18th सेंचुरी नॉवल में याहूज मिलते हैं? तो देखो, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो तो एक पिकरेस्क नॉवल है। इसे लिखा किसने था? तो डेनियल डेफो नाम के राइटर ने लिखा था। गुलिवर ट्रैवल्स, ये वही वर्क है जिसमें याहूज आपको मिलेंगे। तो ये जो गुलिवर ट्रैवल्स नाम का वर्क है, इसे फेमस सटायरिस्ट जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था और इसमें 4 डिफरेंट प्लेसेस के ट्रैवल के बारे में बातचीत करी गई है। उन्हीं में से एक प्लेस पर इन्हें याहूज मिलते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता सकते हैं कि ये 4 जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर वो जाते हैं। एमिलिया नाम का एक ये वर्क है, ये भी गाइज आपका इसी न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड से एसोसिएटेड एक वर्क है, इंटरेस्टिंग वर्क है। आगे चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। विच फेमस इंग्लिश एसिस्ट रोट कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर? अच्छा, अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी जुड़ा हुआ कैंडिडेट जिसने पिछले एग्जाम को दिया होगा, उसने सिर्फ अगर मेरी एमसीक्यूज क्लासेस भी देखी होंगी तो डेफिनेटली उसे बहुत सारी चीजें एग्जाम में एज इट इज मिल गई होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। अब देखिए, यहां पर है कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। ये मैंने कई बार बात बताई है कि ये जो वर्क है ये टॉमस डी क्विंसी का है ना, टॉमस डी क्विंसी का। टॉमस बेबिंगटन मैकाले ने क्या लिखा है? ऑन मिल्टन करके जो है, मिल्टन के ऊपर एसेज लिखे हैं बेबिंगटन मैकाले ने, और मैकाले मिनट्स इनका एक जो है बड़ा फेमस वर्क है। इंग्लिश एजुकेशन के लिए यही मैकाले जो है जाना जाता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, यही मैकाले है। डायलन टॉमस जो है मॉडर्न टाइम पीरियड के जो है एक पोएट रहे हैं। इनकी बिलोंगिंग जो है वेल्स से रही है, एक वेल्स पोएट, और बहुत जबरदस्त इन्होंने पोएम्स लिखी हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम पोएम्स एक आध इन्होंने ड्रामाज भी लिखे हैं डायलन टॉमस ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला वाला हमारा जो प्रश्न है ये है हु रोट द नॉवेल एमा? अब देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आंसर करने में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि एमा नाम का नॉवल किसने लिखा है। देखिए, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो थी, तो ये मैरी शैली जो पीबी शैली की मदर थी, वाइफ थी पीबी शैली की, मैरी शैली। तो मैरी की जो है ये मदर है, ये मैरी की मदर है, और शैली की ये जो है मदर इन लॉ है, सासू माता जी है ना। इनका एक वर्क है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का, विंडिकेशन टू द राइट्स ऑफ वुमेन। बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है, 1792 के टाइम पीरियड में आया था। और ये एमा जो नॉवेल है ये जैन ऑस्टिन का नॉवेल है। इस नॉवेल में एमा जो अपने आप को एक बड़ा परफेक्ट मैच मेकर कंसीडर करती है। अगर देखो जैन ऑस्टिन से कभी कोई प्रश्न आएगा तो या तो एमा से होगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस से होगा, या फिर वो नॉर्दइंगर एबी से होगा। यही वो कुछ 2-3 वर्क हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। मैरी शेली ने लिखा है फ्रैंकेनस्टाइन, बड़ा फेमस वर्क है। गॉथिक नॉवल भी है, वही एपिस्टलरी नॉवल भी उसी को कंसीडर करते हैं, और पहला साइंस फिक्शन भी मानते हैं हम लोग इनके मैरी शेली के फ्रैंकेनस्टाइन को। और ये पीबी शेली की वाइफ थी। बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवल है फ्रैंकेनस्टाइन, एग्जाम में आता रहता है। विच अमेरिकन प्लेराइट रोट डेथ ऑफ अ सेल्समैन? तो व्लादिमीर नबोको नहीं, आर्थर मिलर करेक्ट है, टेनेसी विलियम्स नहीं। ये वाला राइट आंसर है। व्लादिमीर नबोको ने क्या लिखा है? व्लादिमीर नबोको का एक वर्क है लॉलिता, याद कर सकते हो आप, और एक वर्क है इनका पेल फायर। अच्छा, ये जो लॉलिता और पेल फायर है इसके बारे में बता दूं मैं आपको। जो ये पेल फायर नाम का ये नॉवल है, इसका टाइटल मैकबेथ से आता है, विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ से। और लॉलिता जो नॉवल है ये यंग अडल्ट फिक्शन है, एडल्ट नॉवल है, बोले तो 18+ नॉवल है लॉलिता। आर्थर मिलर फेमस हैं डेथ ऑफ सेल्समैन के लिए, ऑल माई सन्स के लिए, है ना। डेथ ऑफ सेल्समैन, ऑल माई सन्स बहुत ही फेमस प्ले हैं इनके, आर्थर मिलर के। टेनेसी विलियम्स का एक बड़ा फेमस वर्क है, नाम याद रखेंगे, स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर।
स्ट्रीट कार नेम डिजायर बहुत ही फेमस हुआ, वाइडली फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस नॉवल है, ठीक है। हु रोट द प्ले ज्यू ऑफ माल्टा? प्रश्न बहुत सीधा है कि ज्यू ऑफ माल्टा किसने लिखा? टी.एस. एलियट ने नहीं लिखा, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है, टॉम स्टपर्ड ने नहीं लिखा। टी.एस. एलियट के फेमस वर्क्स में से जैसे आप देखें तो लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रिफॉक, द वेस्टलैंड, ऐश वेडनेसडे, है ना, ऐश वेडनेसडे है, और मर्डर इन द कैथीड्रल नाम का एक ड्रामा है और प्ले है मतलब, और एक जो है फैमिली रियूनियन करके है। ये बड़े फेमस वर्क हैं टी.एस. एलियट के। क्रिस्टोफर मार्लोव ने द ज्यू ऑफ माल्टा लिखा, डॉक्टर फास्टस लिखा हुआ है, ज्यू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फास्टस, टम्बरलेन, ये और एडवर्ड द सेकेंड, बड़े फेमस वर्क हैं इनके, प्लेज हैं, याद रख सकते हो। और ये ज्यू ऑफ माल्टा जो है यही विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए, इसमें जो बारबस नाम का एक कैरेक्टर नजर आता है तो वो विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए सोर्स भी है। बाकी इधर टॉम स्टपर्ड का एक बड़ा ही फेमस वर्क है, इसका नाम है रोजनक्रैंस एंड गिल्डस्टर्न आर डेड। ये एक एब्सर्ड प्ले है। इस प्ले के जो मतलब स्टोरी लाइन थीम को कहां से डिराइव किया गया है तो विलियम शेक्सपियर का हैमलेट नाम का प्ले है। और जो हैमलेट नाम का प्ले है विलियम शेक्सपियर का, तो हैमलेट नाम का जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का ना, तो उसमें दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है रोजनक्रैंस और एक का नाम है गिल्डस्टर्न। तो रोजनक्रैंस और गिल्डस्टर्न जो है हैमलेट को लेकर के जाते हैं इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड के किंग को मैसेज भेज दिया था क्लाउडियस ने कि इसको मार देना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जो है पायरेट्स उन्हीं दोनों को मार देते हैं, हैमलेट बच जाता है। नेक्स्ट वन प्रश्न हम लोग देखेंगे, विच इंग्लिश नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ मिस मार्पल? मिस मार्पल नाम के इस कैरेक्टर को किसने क्रिएट किया है? तो पीजी वुडहाउस ने नहीं है, अगाथा क्रिस्टी ने करेक्ट है, चार्ल्स डिकेंस नहीं। देखिए अगाथा क्रिस्टी की ये जो कैरेक्टर है मिस मार्पल, इनके एक दो में नहीं कई सारे नॉवेल में ये जो है नजर आती हैं, ये कैरेक्टर मिस मार्पल, मतलब कई सारे वर्क्स में नजर आती हैं ये मिस मार्पल। चार्ल्स डिकेंस के जो फेमस वर्क है नॉवेल हैं, तो जैसे डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, या फिर कह दीजिए टेल ऑफ टू सिटीज हो गया, और भी बहुत सारे नॉवेल हैं जैसे मार्टिन चुज़लविट वगैरह हैं। तो ऐसे ही कई सारे नॉवेल लिखे हैं डेविड कॉपरफील्ड और चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इन दो नॉवेल से बहुत ज्यादा कैरेक्टर पूछे जाते हैं। इवन मुझे लगता है आपके एग्जाम में भी मिस्टर मिकाबर नाम के कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है, और वो चार्ल्स डिकेंस के डेविड कॉपरफील्ड से ही है। आगे चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा, द ड्रामेटिस्ट हु रोट द प्ले स्पेनिश ट्रेजेडी। ये बड़ा फेमस वर्क है स्पेनिश ट्रेजेडी, और खास करके एलिजाबेथन टाइम पीरियड में बहुत पॉपुलर हुआ। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। क्या इसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा? नहीं। क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा? नहीं। टॉमस किड ने लिखा? यस। स्पेनिश ट्रेजेडी टॉमस किड ने लिखा हुआ है। स्पेनिश ट्रेजेडी जो है टॉमस किड ने लिखा है। इसका एक और टाइटल है और हेरोनिमो इज मैड अगेन। यस। और क्रिस्टोफर मार्लो के कभी वर्क्स के बारे में बताया ही मैंने। विलियम शेक्सपियर ने तो देखो बहुत सारे वर्क लिखे हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रोइलस एंड क्रेसिड, है ना, और मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, है ना, बहुत सारे प्लेज हैं, कुछ हिस्ट्री प्लेज भी हैं। तो विलियम शेक्सपियर की तो बात ही अलग है। हु क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ लियोपोल्ड ब्लूम इन यूलिसिस? अच्छा, ये प्रश्न बड़ा इजीली करके दे दिया। ऐसे प्रश्नों के बारे में मैंने कई सारे अपने एमसीक्यूज के सेशन में जरूर बताया होगा। तो देखिए ये जो कैरेक्टर है लियोपोल्ड ब्लूम, ये यूलिसिस में, तो सबसे पहली बात तो हमें यूलिसिस मिल गया। यूलिसिस 1922 का नॉवेल है ये। इस नॉवेल को लिखा था जेम्स जॉयस नाम के राइटर ने, जेम्स जॉयस ने। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक में ये नॉवेल है,
लियोपोल्ड ब्लूम इसमें एक कैरेक्टर है। और हाँ, जेम्स जॉयस जो हैं, तो जेम्स जॉयस ने एक कैरेक्टर को क्रिएट किया है और ये कैरेक्टर उनके सेम 2 नॉवल में आपको मिलता है ना। आपको बताना है कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो जेम्स जॉयस के 2 नॉवल में मिलता है। नॉवल के नाम बता देता हूं मैं आपको। एक है यूलिसिस और एक है जो है पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। कैरेक्टर का नाम आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ठीक है। W.B. येट्स एक सिंबोलिस्ट पोएट हैं, आयरलैंड से एसोसिएशन है। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1923 में। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि के लिए प्रीफेस लिखा था। और वर्जीनिया वुल्फ के बारे में मैं बता ही चुका हूं, पीछे बता चुका हूं, है ना, अगर आपने ध्यान दिया है। विच इंडियन पोएट रोड द पोएम फकीर ऑफ जंगीरा। काफी फेमस पोएम रही है ये, फकीर ऑफ जंगीरा। इसे हेनरी एल डेरोजियो ने लिखा था। तोरू दत्त की फेमस पोएम आर कजरीना ट्री है। रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस पोएम गीतांजलि है, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और हेनरी एल डेरोजियो द फकीर ऑफ जंगीरा। इन विच नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस डू वी फाइंड कैरेक्टर मिस्टर मिकाबर। मैंने बताया ना कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन और चार्ल्स डिकेंस के डेविड कॉपरफील्ड से बड़े सारे प्रश्न बनते हैं, कैरेक्टर बेस्ड खास करके। तो ये मिस्टर मिकाबर जो कैरेक्टर है ये आपको डेविड कॉपरफील्ड में मिलता है। और मिस्टर मिकाबर हमेशा जो है पॉजिटिव रहते हैं। उनका सोचना है समथिंग विल टर्न अप, यानी एक दिन बढ़िया हो जाएगा, ऐसा। मिस्टर मिकाबर कैरेक्टराइजेशन है इनडायरेक्टली चार्ल्स डिकेंस के खुद के फादर का। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो ये वाला नॉवेल है, तो इस नॉवेल में स्टेला, मिस हैविशैम, अंकल पंबलचुक, ये कैरेक्टर आपको मिलते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। 2 कैरेक्टर और हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, एक है कंपीशन और एक है मैगविच। ये 2 कैरेक्टर और हैं जो थोड़े मतलब कह सकते हैं आपकी ये कन्विक्ट हैं, मतलब जेल में इन्हें रखा गया है, तो वो कैरेक्टर भी आपको मिलते हैं। अगर आप नॉवल पढ़ोगे तो पूरी बात पता चलेगी। हु रोट द प्ले द बर्थडे पार्टी। सैमुअल बेकेट नहीं। हैरोल्ड पिंटर यस। विलियम गोल्डिंग नहीं। देखिए गोल्डिंग की बात हम पहले ही कर चुके हैं। हैरोल्ड पिंटर एक एब्सर्ड प्ले राइट है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स के साथ एसोसिएटेड हैं। और हैरोल्ड जो पिंटर हैं, इनके फेमस वर्क में द बर्थडे पार्टी जरूर आता है। और अगर सैमुअल बेकेट है तो इनके फेमस वर्क में वेटिंग फॉर गोडो बहुत ही फेमस वर्क है। अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न दोनों वर्क पर बेस्ड। जैसे सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोडो में कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो उसमें है व्लादिमीर, स्ट्रागन, लकी, पोजो एंड द बॉय एंड गोडो। अगर हैरोल्ड पिंटर के हम बर्थडे पार्टी की बात करें तो बर्थडे पार्टी में आपको कैरेक्टर मिलेंगे जैसे स्टैनली, मेग, पिटी, गोल्डबर्ग, मक्कन, लुलू। ये कैरेक्टर आपको यहां पर मिल जाते हैं। अच्छा, जो कैरेक्टर मैंने बताए ये कैरेक्टर किसी भी एग्जाम में आ भी सकते हैं, है ना। जो जो पॉइंट में समझ लीजिए बता रहा हूं, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विच नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ सलीम सिन्हा। मुल्क राज आनंद नहीं। शशि थरूर नहीं। सलमान रश्दी हाँ। जो ये सलीम सिन्हा नाम का कैरेक्टर है, ये सलमान रश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रंस नाम के वर्क से आता है। मिडनाइट चिल्ड्रन नाम का ये जो वर्क है, इस पर मूवी भी बनी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। इनके लिए इन्हें प्राइज भी मिला था, मान बुकर प्राइज मिला था जो है सलमान रश्दी को इसके लिए। और सलीम सिन्हा कैरेक्टराइजेशन है नॉवेल में मैजिक रियलिज्म, इस टेक्निक को यूज किया गया है नरेशन टेक्निक में। मुल्क राज आनंद सबसे ज्यादा फेमस है अपने एक नॉवेल, नाम है उसका अनटचेबल। अनटचेबल बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है, 1935 में आया था। इस नॉवेल में आपको कैरेक्टर मिलते हैं भाखा, लाखा और मिस्टर कालीनाथ
एंड सोहनी और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको इस नॉवल में मिल जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त वर्क है। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग चैरियट हरिंग नियर, द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम द पुली, द गुड मॉरो एंड टू हिज कोय मिस्ट्रेस मोर देन वन ऑफ द एबव। देखिए राइट आंसर है इसके लिए टू हिज कोय मिस्ट्रेस। देखिए टू हिज कोय मिस्ट्रेस ये पोएम है जिसे मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये पोएम है एंड्रयू मार्वेल की, और एंड्रयू मार्वेल जो है एक पोएट थे जो जैकोबियन टाइम पीरियड से थे। रेनेसा टाइम पीरियड का जो फेज है जैकोबियन फेज, उसी से बिलोंग करते हैं। इस पोएम में इन्होंने एक टेक्निक को यूज किया है, उस टेक्निक को बोलते हैं हम कार्पे डियम। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब है सीज द डे और प्लक द डे और मेक मोस्ट यूज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये कोय मिस्ट्रेस की लाइन है। अब जैसे द गुड मॉरो नाम की जो पोएम है, इस पोएम को लिखा है जैकोबियन टाइम पीरियड के फेमस पोएट जॉन डन ने। बहुत ही जबरदस्त पोएम है। द इंग्लिश नॉवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर अजीज। तो डॉक्टर अजीज इन अ पैसेज टू इंडिया, तो डॉक्टर अजीज इन अ पैसेज टू इंडिया। देखिए पैसेज टू इंडिया 1924 के टाइम पीरियड में पब्लिश्ड एक वर्क, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। इस वर्क को लिखा था E.M. फॉस्टर ने, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने, और डॉक्टर अजीज इसमें कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर से रिगार्डिंग गाइज मतलब इस नॉवल से रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न अलग अलग एग्जाम में आते हैं। जैसे इसमें कौन कौन कैरेक्टर हैं, जैसे डॉक्टर अजीज हैं, मिस्टर गॉडबोले हैं और मिसेस मूर हैं, एडेला क्वेस्टेड है, रॉनी हिजलॉफ है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर आपको इस वर्क में मिल जाते हैं। इधर अगर बात करें हम रुडयार्ड किपलिंग की, तो रुडयार्ड किपलिंग का एक फेमस वर्क है। वैसे रुडयार्ड किपलिंग ने जो है जंगल बुक पर तो काम किया ही किया है, साथ में अगर मैं रुडयार्ड किपलिंग की बात करूं तो इनका एक बहुत फेमस नॉवेल आया था, नाम है इसका किम, KIM। आगे चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, अ पोएम मॉर्निंग फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो ये जो क्वेश्चन है वही लिटरेरी टर्म से है, खास करके फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। ओड है, एलिजी है या मैड्रिगल है, तो ये एक एलिजी है। एलिजी क्या होता है कि ये मॉर्न करती है किसी की डेथ पर, किसी की डेथ पर, तो यही है मॉर्निंग फॉर अ पर्सन और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो ये जो है एलिजी है। एलिजी का मतलब ही होता है कि शोक गीत। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ सोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट गिरडल फर्ल्ड। इन लाइंस को किसने लिखा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड ने? तो देखो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने नहीं लिखा, टेनिसन ने नहीं लिखा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। कैसे मुझे पता है कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है? देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड की एक पोएम है, नाम है डॉवर बीच, और डॉवर बीच बहुत ही फेमस पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ड की, क्योंकि देखिए जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है ये विक्टोरियन कंप्रोमाइज के लिए जाने जाते हैं, और जो मैथ्यू अर्नोल्ड है ही मॉर्न्स ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। तो जो पोएम है डॉवर बीच, जो ये पोएम है डॉवर बीच, तो इस पोएम में अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर गए थे और वहीं पर ये पोएम कंपोज करा था इन्होंने। इसमें ये लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ के बारे में बात करते हैं। बहुत ही जबरदस्त पोएम है। अगर आप पोएम पढ़े होंगे तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मुश्किल होगा आपके लिए, है ना। बाकी रॉबर्ट ब्राउनिंग, टेनिसन, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विच इंग्लिश पोएट रोट द फॉलोइंग लाइन्स, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन। देखो अगर आपने कभी पढ़ा है तो आप आंसर कर दोगे। अगर आप मेरे साथ कभी पढ़े होंगे तो मैंने ये बात जरूर बताई होगी कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे तो उन्होंने अपने फ्रेंड अर्थर हेनरी हैलम की डेथ पर लिखा था इन मेमोरियम नाम की पोएम, और ये ब्रेक ब्रेक पोएम भी लिखी है। इस पोएम को यूट्यूब पर मैंने पढ़ाया भी है।
तो ये जो पोएम की लाइंस हैं, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन, तो उस पोएम का नाम ही है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। ये एक पॉइगनेंट लिरिक है, मतलब एक ऐसा गीत है जो दुख वाला है, और इसे लिखा था आर्थर हेनरी हैलम की डेथ पर। टॉमस हार्डी के बारे में हमने बात किया है, और ब्राउनिंग के बारे में भी ऑलरेडी पिछले प्रश्नों में बात हो चुकी है। In which novel do we find the character of Elizabeth Bennet and Mr. Darcy? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी जैन ऑस्टिन की बात आएगी तो जैन ऑस्टिन के दो नॉवल बड़े फेमस होंगे। पहले नॉवल का नाम, जिसका नाम हुआ प्राइड एंड प्रेजुडिस और द फर्स्ट इंप्रेशन। दूसरा नॉवल इंपॉर्टेंट है एमा। इनसे प्रश्न जरूर आते रहते हैं, है ना। यस। तो जो मिस्टर डार्सी हैं, तो इसमें जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस में कई सारे कैरेक्टर हैं। डार्सी हैं और इनके जो है फ्रेंड हैं, उनका नाम है जो है बिंगले। साथ में जो है विकहम नाम का एक कैरेक्टर है, कैथरीन, लीडिया, एलिजाबेथ, है ना, एलिजाबेथ बेनेट। तो ये जो है बेनेट सिस्टर हैं, 5 बेनेट सिस्टर, वो कैरेक्टर आपको यहाँ पर मिलते हैं। जॉर्जियाना डार्सी, डार्सी की बहन का नाम है। तो ये कई सारे आपको, हाँ जेन भी है, तो जेन बेनेट वो भी एक कैरेक्टर है। तो इसमें कई सारे कैरेक्टर आपको मिलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। विच इंडियन नॉवलिस्ट क्रिएटेड कैरेक्टर राजू द गाइड? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पीछे बताया कि जो एक राइटर हैं जो इंडिया में उन्होंने रीजनल नॉवल लिखे हैं और लिखते हैं मालगुडी के बारे में, और ये हैं आर के नारायण। आर के नारायण के कैरेक्टर्स में से राजू नाम का कैरेक्टर बहुत ही फेमस है। इनके इस नॉवल से है, द गाइड नाम है इस नॉवल का, और द गाइड पर मूवी भी बनी हुई है। देवानंद जी ने एक्टिंग करी है इसमें, द गाइड में। इसके अलावा अगर हम इधर देखें तो जैसे मुल्क राज आनंद, इनके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है। राजा राव नाम के जो ये राइटर हैं, इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है। इस फेमस वर्क का नाम क्या है? नाम है कांथापुरा। और कांथापुरा में एक कैरेक्टर बहुत ही फेमस है, कैरेक्टर का नाम है मूर्ति। तो राजा राव का ये कांथापुरा बहुत फेमस नॉवेल है, और इसमें मूर्ति नाम का जो कैरेक्टर है तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। स्पेलिंग मूर्ति की सही लिखी हुई है, ठीक है, हाँ, MURTHY ही है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज रिटन बाई। अब देखिए ये जो पोएम है, क्या अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है? नहीं। एडमंड स्पेंसर ने? नहीं। TS एलियट ने? नहीं। देखिए अलेक्जेंडर पोप के फेमस वर्क का नाम है रेप ऑफ द लॉ, एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, डंसियार्ड। एडमंड स्पेंसर के जो फेमस वर्क हैं, जिनमें से आप फेयरी क्वीन को देखेंगे, सेफर्ड कैलेंडर को देखेंगे, एस्ट्रोफेल नाम की एक पोएम भी इन्होंने लिखी हुई है, और कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन, ये ऐसे कुछ इनके वर्क हैं जो लिखा है एडमंड स्पेंसर ने। TS एलियट ने जो है मर्डर इन द कैथीड्रल वेस्टलैंड, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफॉक, ऐश वेडनेसडे, बर्न्ट नॉर्टन, है ना, और ऐसे ही गाइड जैसे 4 क्वार्टेट्स जैसी पोएम्स लिखी हुई है। इनमें से नन ऑफ दीज आंसर होगा, ये वाला नन ऑफ दी एबव आंसर होगा, क्योंकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन ने लिखा है, जिनके फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, ऑन मिल्टन, ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोशो, लिसिडस, हाँ लिसिडस नाम की पोएम इन्होंने लिखा है, लिसिडस, और भी बहुत सारे वर्क हैं जो हमें, जैसे एरोपैजिटिका, जो जॉन मिल्टन के साथ एसोसिएटेड है। Which figure of speech is also known as bathos? Anticlimax, metaphor, synecdoche, more than one of the above। तो जो bathos है ये एक लिटरेरी टर्म है, और bathos को एंटीक्लाइमेक्स भी कहा जाता है। सो bathos, इस bathos का जो कॉन्सेप्ट है एलेक्जेंडर पोप से आता है। उन्होंने एक वर्क लिखा था पेरी bathos, है ना, यस, एंटीक्लाइमेक्स। इसके अलावा मेटाफर क्या होता है? तो जो जिसमें कंपैरिजन किया जाए बट एज लाइक सो ना हो। साइनेक्डकी क्या है? तो साइनेक्डकी में जो है आपको पार्ट प्रेजेंट्स होल एंड होल प्रेजेंट्स, पार्ट वाला पार्ट नजर आता है ना, ठीक है।
आगे हम प्रश्नों को देखेंगे। आगे हमारे पास कौन से प्रश्न हैं। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ कैलिबन। कैलिबन कैरेक्टर आपको शेक्सपियर के किस प्ले में मिलता है? विंटर्स टेल नहीं है, टेम्पेस्ट में है, कैरियोलैनस में नहीं। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाम के प्ले में प्रॉस्पेरो, मिरांडा और ये जो है कैलिबन और इसके अलावा अदर कैरेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये जो प्ले का नाम हुआ ये है टेम्पेस्ट। बाकी ये तीनों प्ले जो लिखे हुए हैं ये विलियम शेक्सपियर के ही हैं। विच क्रिटिक यूज्ड द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी। पीछे मैंने कीट्स की बात की, बताया था निगेटिव कैपेबिलिटी, इगोटिस्टिकल सबलाइम, दो कीट्स के बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये जो निगेटिव कैपेबिलिटी है ये है जॉन कीट्स, है ना। जॉन कीट्स ने ये टर्म दिया है। टीएस एलियट के 3 टर्म्स बड़े फेमस हैं, जैसे इनकी थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी, थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी और इसके अलावा जो है थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी हो गया आप इनका, और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, और एक तीसरा टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये हैमलेट के रिगार्डिंग इन्होंने दिया था, हैमलेट के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है ये मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए, और थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी जो है इन्होंने अपने ऐसे ए ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में दी थी। W.B. Yeats सिंबोलिस्ट हैं और W.B. Yeats की फेमस पोएम जैसे लीडा एंड सॉन, बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेकेंड कमिंग से बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो ये कुछ फेमस पोएम्स हैं जिनको W.B. Yeats ने लिखा है। अब ये जो लाइन है जो आप देख रहे हो इस समय स्क्रीन में, तो अगर आपने मेरे साथ मैकबेथ नाम का प्ले पढ़ा है तो उस प्ले में मैंने साफ साफ बताया है कि ये लाइन बहुत आती है। इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो देखिए ये मैकबेथ आंसर है ना। एग्जाम में इवन कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाता है कि इसके ब्लैंक स्पेस भी दे देते हैं, जैसे यहां पर फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ये है ना, तो साउंड एंड फ्यूरी यहां से इसी सेम लाइन से विलियम फॉकनर के नॉवेल साउंड एंड फ्यूरी का टाइटल भी जाता है। आगे जो लाइन है ना, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, है ना। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, और इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। इसके अलावा स्टेट्स एंड फ्रेट्स आर अपॉन स्टेज एंड देन हियर नो मोर, वो वाली लाइन भी एग्जाम में पूछी जाती है, थोड़ा एग्जैक्ट नहीं याद आ रही मुझे। हैमलेट से जैसे टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। किंग लियर से एक बहुत ही फेमस लाइन है, ये लाइन है जो है एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉय वी टू गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। इस सेम लाइन को टॉमस हार्डी ने अपने नॉवेल टेस्ट में सेम एज इट इज जो है कॉपी करके लिखा हुआ है। इसके बाद आगे का प्रश्न है विच अमेरिकन नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ जे गैट्सबी एंड निक कैरवे। तो जे गैट्सबी ये फेमस कैरेक्टर है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, और जे गैट्सबी ये कैरेक्टर है एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का। इनका एक वर्क है ग्रेट गैट्सबी, और ग्रेट गैट्सबी में ही ये कैरेक्टर है जे गैट्सबी। हरमन मेलविल का एक फेमस वर्क है मॉबी डिक, हरमन मेलविल, है ना, मॉबी डिक बहुत ही फेमस वर्क है। कैप्टन हाब नाम के कैरेक्टर वहां पर नजर आते हैं। और अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक बहुत फेमस वर्क है, नाम है इसका ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी में सैंटियागो नाम का जो कैरेक्टर है उसके स्ट्रगल की कहानी है। तो ये जो जितने भी ये लिखे हुए नाम है ना, अगर इनके बारे में आप पढ़ लोगे अच्छे से, गूगल से भी एक्सप्लोर करके, तो काफी अच्छा नॉलेज हो जाएगा आपके पास। अच्छा, ये जो लाइन है ये सेम लाइन बड़े सारे एग्जाम्स में ऐसे ही पूछी गई है। एमपी वाले एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में, द कर्फ्यू टॉल्स नेल ऑफ पार्टिंग डे, इसमें या तो ये पूछते हैं कि ये किस पोएम से है। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि ये किस पोएम से है। ये है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड टॉमस ग्रे। इस पोएम में कौन सा मीटर है? आयम्बिक पेंटामीटर है।
ये जो पोएम है, इस पोएम से ही फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एक लाइन आती है। टॉमस हार्डी ने अपने नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड से का टाइटल भी इसी पोएम से लिया है। ये पोएम एक एलेजी है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। और ये प्रश्न किस सेक्शन से है? तो जो हम मीटर पढ़ते हैं, तो मीटर वाले सेक्शन से है। टर्म्स में ये पढ़ा जाता है और लिटरेरी टर्म्स में मैंने ये बात पढ़ाई भी है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आगे वाला जो प्रश्न है हमारे पास ये है, हु क्रिएटेड द आइडिया ऑफ टच स्टोन मैथड एज एन एस्पेक्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म? वॉल्टर सैवेज लैंडर नहीं है और वॉल्टर पेटर, इनका गाइज स्टडीज इन हिस्ट्री ऑफ रेनेसा बहुत ही फेमस वर्क है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने टच स्टोन मैथड को दिया था स्टडी ऑफ पोइट्री, और मैथ्यू अर्नोल्ड का ही ये टर्म है टच स्टोन मैथड, जिसमें इन्होंने कुछ सिलेक्टेड पैसेज लिए हैं कुछ सिलेक्टेड राइटर से, और बस उन्हीं को इन्होंने टच स्टोन पैसेज कहा हुआ है। Which English romantic poet wrote the following lines in ज़नाडू किंग कुबला खान? तो देखो यहाँ पर अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा रहा होगा, मतलब पढ़ा रहा होगा सैमुअल टेलर कॉलरिज को, तो कॉलरिज में जो है, कॉलरिज ने एक पोएम लिखी है, कुबला खान नाम का वर्क है। इसमें ज़नाडू नाम के एक पैलेस के बारे में बात करते हैं और ये वहीं से लाइन आती है डायरेक्टली, सैमुअल टेलर कॉलरिज आंसर हो जाता है। कॉलरिज के फेमस टर्म्स जैसे अगर आप देखें, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, फैंसी इमेजिनेशन है, सेकेंडरी इमेजिनेशन है ना, और जैसे मोटिवलेस मैलिग्निटी इयागो के लिए इन्होंने कहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे फेमस है किसके लिए? तो विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ नेचर पोएम्स के लिए फेमस है। जॉन कीट्स पोएट ऑफ ब्यूटी एंड सेंसुअसनेस। सैमुअल टेलर कॉलरिज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में लिखते हैं। वर्ड्सवर्थ नेचर के बारे में लिखते हैं। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिल करके लिरिकल बैलेट पब्लिश करवाया था और लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक टाइम पीरियड की बिगिनिंग होती है। तो साथियों, ये लिटरेचर वाले प्रश्न थे, बाकी और भी प्रश्न हैं। और भी अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे जैसे पैसेज बेस्ड प्रश्न, ग्रामर वाले प्रश्न, अगले किसी और सेशन में हम लोग करेंगे। मेरे साथ ट्यून रहने के लिए धन्यवाद। कैसी लगी आपको क्लास पक्का बताइएगा ये, और अगर हमारे कोर्सेज से जुड़ना हो आपको, अगर ठीक लगे आपको, देखिए पहले आप बढ़िया से डिसाइड कर लीजिएगा, फिर अगर ठीक लगे, सेटिस्फाइड हो, लगे कि हमारा कोर्स वर्थ है, पढ़ सकते हो आप हमसे, तब आप हमारे कोर्स को बीपीएससी वाले ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर नंबर भी दिख रहे होंगे स्क्रीन में आपको, ये नंबर दिए हुए हैं। इन नंबर्स पर भी आप डायरेक्टली कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर हमारे ऐप को सीधे डाउनलोड करके जो जानकारी चाहिए आपको, जो भी कोर्स चाहिए, चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पहली बार अगर आप आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।